तो नमस्कार बेला जी, कैसे हैं आप? नमस्कार रोहित जी। मैं ठीक हूँ, आप बताइए। सबसे पहले तो भाई आपको बहुत बहुत आपका धन्यवाद देंगे और आपको बधाइयां देंगे कि आपकी जो प्रोडिक्शन थी चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो मणिपुर हो, उत्तराखंड हो या गोवा हो, आपकी प्रोडिक्शन 100% ठीक निकली है। तो भाई बहुत बहुत आपको मुबारक। पहले तो आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। मैं ये तो नहीं कहूँगा, पहले ये बात वाज़ेह हो जाए कि मैं कोई चुनावी विश्लेषक नहीं हूँ, क्योंकि भारतीय राजनीति में रुचि रही है। तो जैसा कि हम लोग मतलब बातें करते रहते हैं, तो उसी के ऊपर ही मैंने मतलब इन्हें अपना विश्लेषण दिया। मैं कोई विश्लेषक तो हूँ नहीं। उम्मीद करता हूँ कि मतलब इन्हें जब ये आपके दर्शक ये वीडियो देखेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी तरह मुझे भी सराहेंगे। नहीं, बिल्कुल तो आपका जो मैं एनालिसिस थी वो बहुत अच्छी थी, और मतलब जैसे जैसे रुझान आने शुरू हुए वैसे वैसे आपके एनालिसिस मतलब दर पर दर बिल्कुल एक्यूरेट बैठी है। जी। तो सर, जैसे मैंने कहा कि अब तो बुलडोजर वाले बाबा के आ गए क्या, दोबारा से आ गए थे? बुलडोजर वाले कह लीजिए, गाय वाले कह लीजिए, तो भाई क्या क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब ये नाम क्यों पड़ा, ये तो मतलब इनके कार्यकर्ता या फिर उनके समर्थक ही बोल सकते हैं, क्योंकि मैं समर्थक नहीं हूँ। मैं इन सब नामों पे इतना विश्वास नहीं रखता। हाँ, ये बात अवश्य कहूंगा कि जो चरमराती हुई लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था थी यूपी में, मैं ये बोलना चाहूंगा फ्रॉम जब मायावती जी के टेन्योर से भी, अगर मैं गलत नहीं हुई तो 2007 से लेके 2012 तक, और उसके बाद, और खासकर जब समाजवादी की जब सरकार थी 2012 से लेके 2017 तक, मेरा मानना है कि उस टाइम उस वक्त, अगर आप गलत नहीं हुई तो हम लोग बातें भी करते रहते थे कि यूपी की जो व्यवस्था है कानून की, वो पूरी तरह से चरमरा चुकी थी। और उस चरमराते हुई व्यवस्था को संभालने के लिए एक जरूरत थी, और उन्होंने ठोस कदम उठाए। और नतीजा आपके सामने है कि बड़े-बड़े गैंगस्टर या तो भाग चुके हैं या फिर मारे जा चुके हैं। और जहाँ एक नागरिक के हिसाब से मेरा ये मानना है कि एक स्टेट की या फिर एक देश की सबसे बड़ी जो प्राथमिकता होनी चाहिए, वो होती है लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था। तो उसपे आज मोहर लग चुकी है, और या फिर मैं ये कहूँ कि यूपी की जनता ने मोहर लगा दी है। काफी वैसे काफी टक्कर रही है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में इस बार। जी, अगर हम इसको तुलना करें जो पिछली बार के चुनाव, जो 2017 के चुनाव से, तो हाँ, टक्कर तो ज़रूर हुई है, लेकिन ये काफ़ी नहीं था बीजेपी को हराने के लिए। और ये सब मतलब जब से एग्जिट पोल निकल रहे तब से ही ये पता था। और मैं भी आपके बात करता जो मुझे ये नहीं लगता कि हाँ, कुछ सीटों का नुकसान जरूर हो सकता है, बट मुझे ये इसकी तरफ से तो मैं पूरी तरह से निश्चित था कि यूपी में योगी जी की ही वापसी होनी थी। उत्तराखंड के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, उत्तराखंड के बारे में भी मेरी संशय तो था कि पूरी शायद सीटों का इधर-उधर हो सके, या फिर हंग असेंबली हो, या फिर ये भी हो सके कि कांग्रेस कड़ी टक्कर दे। क्योंकि जब से उत्तराखंड बना है, अगर हम हिस्ट्री में भी जाएँ, तो हर 5 साल में सरकार बदलती रहती है। बट ये जो पहली बार हुआ है, और इससे कोई हैरानगी तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई टक्कर ही देने वाली नहीं थी। और जहाँ तक एक और सबसे बड़ी वजह थी कांग्रेस की हार की, उनकी अंदरूनी कलह। इससे बहुत नुकसान हुआ। अब उन्होंने खुद अपना पतन किया है, जहां तक मुझे लगता है, जहां तक ऐसा है। मुझे लगता है उत्तराखंड की कहानी पंजाब में भी दोहराएगी। और जहाँ तक पंजाब, जब चुनाव शुरू भी नहीं हुए थे, तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की स्थिति वहाँ पे काफ़ी मजबूत है, एज़ कंपेयर टू अदर स्टेट्स। बट जब ये शुरू हुआ, अमरिंदर सिंह और के सेंट्रल लीडरशिप में उनका कलह शुरू हुआ, आई थिंक ऐसा हुआ है कि कांग्रेस ने खुद प्लेट में सजा थाली में सजा के पंजाब की सत्ता दे दी आम आदमी पार्टी को। और मेरे ख्याल से आज के चुनाव के सबसे बड़े सुपरस्टार तो केजरीवाल जी ही हैं। केजरीवाल बिल्कुल 90 से ज्यादा जी, सीटें लेके आया है। मतलब मुझे 90 से मुझे ज्यादा। ये जरूर उम्मीद थी कि मतलब शायद आप जो है वो भले ही अकाली दल हो या फिर कांग्रेस हो, एक कड़ी टक्कर देगी आप। लेकिन ये एक मेरे लिए तो एक सरप्राइज था कि आप जीत गए।
ना केवल आपके लिए और मेरे लिए, हर एक मंच ने जो चुनाव को फॉलो करता है सबके लिए एक आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। एक पार्टी जो वजूद में आई 2012-13 में, और जिसको 10 साल भी नहीं हुए, दिल्ली के बाहर वो एक केंद्र शासित एरिया है, उसके अलावा एक पूर्ण राज्य को सत्ता हासिल करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमें मुबारकबाद देनी चाहिए उनको। तो आपको हैविंग सेड, क्या लगता है, मतलब केजरीवाल जी अब राष्ट्रीय नेता बन चुके हैं, मतलब राज्य नेता से? कहना गलत तो नहीं होगा, बट जैसे इसके आगे, जैसे कि बोलते हैं कि इसके आगे जगह जहां और भी है, और मेरे ख्याल से जब अगले चुनाव होंगे, गुजरात है, उसके बाद कर्नाटका है, ये सब उनकी नजरें वहां पे गड़ी होंगी। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने कम से कम 2029 में प्रधानमंत्री का सपना तो देख ही लिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये तो मतलब हर जगह अटकलें यही लगी हुई है, चाहे वो जी अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो। तो पीएम जी के जी सपने जी तो सपने क्या, पीएम के उम्मीदवार तो दोनों बनने चाहते हैं। यहाँ तक कि मेरा तो कहना ये भी है कि समाजवादी पार्टी अगर जीत जाती तो अखिलेश यादव तो पीएम के लिए खड़े होना ही होना था, उनको डेफिनेटली एक था। जी। जैसे कि आपने बात छेड़ी ममता बनर्जी की, और उनकी तुलना अगर अरविंद केजरीवाल से करूं तो टीएमसी वजूद में आई थी 2003 या 4 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, जी वो कांग्रेस से अलग होने के बाद। जी सो अब तक, और ये 17 साल पहले, 17-18 साल हो, ये 19 साल हो चुके हैं। बट पश्चिम बंगाल के बाहर उनकी उतनी उपस्थिति नहीं है, जबकि अरविंद केजरीवाल जी ने अभी 10 साल भी नहीं हुए, एक दिल्ली के बाहर अपनी एक सरकार बना चुके हैं। तो उनकी स्थिति अब, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखी जाए तो उनकी स्थिति बेहतर मानी जाएगी। और रही बात अखिलेश की, तो मुझे तो नहीं लगता है कि अखिलेश ने अपने दम पे कभी चुनाव जिताया है। जब वो 2012 में भी वो मुख्यमंत्री बने थे, तो चुनाव लड़ा गया था मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में, उनको सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली थी। कुर्सी में, उसके सही बाद बात। या तो 2014 हो, या फिर 2017 के विधानसभा चुनाव हो, फिर 2019 के लोकसभा चुनाव हो, और आज उन्होंने कभी अपने दम पे तो सरकार नहीं बनाई है। हाँ, कुछ सीटें जरूर बढ़ी है समाजवादी पार्टी की एज कंपेयर टू 2017, बट मुझे नहीं लगता कि अखिलेश भी मोदी के टक्कर में है। पहली बार सांसद बने हैं वो। हाँ, पहली बार सांसद जरूर बने, मैं पूरे पार्टी की बात कर रहा हूँ नहीं, जहां मेरा तक मतलब की। है कि उनके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था कि पहले से सांसद बन के आ रहे हैं तो फिर मुख्यमंत्री के लिए दावेदार बन सकते थे वो। ओ जी, आपका कहना सत्य है। हाँ, और एक बात है, अगर वो चाहे राहुल गांधी हो या फिर आप अगर अखिलेश यादव, ये लोग वो हैं जो मतलब जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, इनको सत्ता थाली में सजा के दी गई है। अभी भी इन लोगों का जो राजनीति है वो जातिगत के इर्द गिर्द घूमती रहती है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो जातिगत समीकरणों को इस देश की जनता नकार चुकी है। जैसे कि ना केवल आज शिवराज। से, ना केवल आज से, अगर आप 2017 के चुनाव को भी देखें तो भी जातिगत समीकरण काम नहीं आए। जातिगत कहा और परिवारवाद कहा, मतलब इस बार खासतौर से यूपी की जनता ने ये बता दिया है कि ना हम परिवारवाद के साथ हैं, ना हम जातिवाद के साथ हैं, जहां तक जो समझ न- में आ रहा है। ना केवल यूपी की जनता, अगर आप उस परिप्रेक्ष्य में पंजाब को भी देखें, तो बादल, कोई भी बादल 30 साल में चुनाव बिल्कुल। नहीं हारा, तो आज सभी हारे हैं। जी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो उनका सबसे गढ़ माना जाता था, पटियाला टाउन, वहां से हारे हैं। वो भी प्रिंस थे। जी, वो भी एक प्रिंस थे। और रही बात जैसे अखिलेश तो मेरे ख्याल से करहल से जीत ही जाएंगे। जी। तो और ये एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि उन्होंने सेफ सीट चुनी थी वहां पे। तो हाँ, कांग्रेस का बहुत परिवारवाद बुरा की, हाल हुआ है सर। अब अगर देश की जनता ही उनके बारे में कुछ डिस्कस नहीं कर रही तो मेरे ख्याल से हम क्या करें। अब तो ऐसा कि हो गया कि करेला तो ऊपर से नीम चढ़ा, राहुल गांधी एक तो काफी नहीं थे, ऊपर से कम से कम उस 2017 में 7 सीटें आई थी। अब प्रियंका गांधी जी ने तो 2-3 कदम और आगे चली गई हैं। तो अब मेरे तो हिसाब मुझे लगता है कि 2024 में जब जो एक सीट थी रायबरेली से कांग्रेस की, और अगर मेरा आकलन गलत नहीं है, अब
हो सकता है 2024 में तो अभी भी वक्त है, पर अभी जैसा लगता है कि शायद रायबरेली की सीट भी ना बच पाए और कांग्रेस आर्यभट्ट के आविष्कार को फिर से आविष्कार कर दे यूपी में 2024 में। 2024 तो अब मतलब मेरे हिसाब से सिर्फ एक पार्टी दफ्तर बचा हुआ है, एक पार्टी का बोर्ड बचा हुआ है और 3 लोग बचे हुए हैं पार्टी में। जी, मेरे ख्याल से जो ये है कि हाँ, एक परिवार अगर पार्टी पे हावी हो जाए तो उसका एक ना एक दिन तो यही हाल होना है रोहित। जबकि इस कांग्रेस पे ने तो कोई कितना दो राय ही नहीं। मतलब आप देखें तो पिछले 2-3 साल में कांग्रेस ने कितना बवाल काटा है मतलब चाहे वो आप किसान कानून को लेके चलिए या फिर जो दिल्ली में दंगे हुए उनको लेके चलिए। तो जि अभी अभी रिसेंटली देख लीजिए आप जो बच्चों को यूक्रेन से वापस लाया गया, तो उसके लिए भी वो मोदी सरकार को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं कि भई वो ढंग से नहीं आए या पूरे बच्चे नहीं आए या ढंग से उनको लेके नहीं आए। मतलब उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है आप देख लीजिए 2000 मैं तो कहूँगा 2019 नहीं बल्कि 2014 से लेकर जितने भी काम हुए हैं 2022 तक, हर एक काम में उन्होंने बवाल काटा है। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये जो एक नेगेटिविटी थी, जो एक नकारात्मक सोच रही है उनकी हमेशा हर किसी चीज़ के लिए, ये उनको ले डूबी है? ये उनका पतन तो शुरू हो चुका था 2014 से ही। अब ये बात मतलब शायद कांग्रेसी समर्थकों को या फिर हमारे कुछ दोस्तों को बुरा लग सकता है। लेकिन देखिए, अगर आप परिवार के हितों को पार्टी के हितों से ऊपर रखेंगे, तो एक ना एक दिन तो जैसे हर एक साम्राज्य का एक ना एक दिन पतन होता ही है। तो ये तो उसी में आ गया। वही यहीं पे भी लागू होती है। क्या वजह थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद या फिर आरपीएन सिंह जैसे जो युवा थे और जो एक एसेट थे कांग्रेस पार्टी के लिए, वो छोड़-छोड़ के क्यों गए? और ऐसा क्यों है कि हर कोई एक ही वजह बताता है क्योंकि उस पार्टी में ना कोई दिशा है, ना कोई नेतृत्व है। अब मतलब है ना उनके नेतृत्व उनके जो शीर्ष नेतृत्व से शिकायतें बहुत लोगों को है। बट क्योंकि परिवार की पार्टी है और ये भी एक फैक्टर लगा है कि अगर उनके परिवार से ये कोई हट गया उनके सत्ता से, तो कांग्रेस पार्टी टूट के पूरी बिखर जाएगी। तो वो भी एक फैक्टर है। बट अब ये देखना होगा कि वो अब किस तरह से अपने आप को सँभालते हैं। जैसे कि आपने बताया कि हर बात पे बवाल काटा है। रोहित अगर बवाल काटने से समस्याओं का समाधान हो सकता तो दुनिया में शायद समस्या ही नहीं होती। सही बात है। लेकिन वही मेरा मतलब समस वो है कि मैंने हमेशा देखा है कि हमेशा उनकी एक नकारात्मक सोच रही है, कोई भी अच्छा काम हो, ठीक है ना? कुछ भी अच्छा काम हो भले देखिए, कोई काम किसी जाति वर्ग के लिए नहीं होता। कहीं-कहीं जी। होता है बट हर किसी जाति वर्ग के लिए या किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं होता है। लेकिन उनका जिस तरह से उनकी सोच रही है, जो नकारात्मक और उनके रिएक्शंस आए हैं हर चीज़ पे, तो मुझे तो लगता है कि उनको यही सब कुछ ले डूबा अच्छी तरह से। जी, आपका कहना सही है। अगर मैं ये शुरुआत मैं करूँगा जो इंसिडेंट हुआ था जवाहरलाल यूनिवर्सिटी 2016 में। ये तो मतलब अभी ये पूरी तरह से साबित हो चुका है कि वहाँ पे एंटी इंडियन स्लोगन्स लगे हुए थे। अभिव्यक्ति की आज़ादी की या फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे। वहाँ पे कहाँ तक जस्टिफाई था कि राहुल गांधी जाके वहाँ पे छात्रों के साथ खड़े हो जाए। क्या ज़रूरत थी सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत माँगने की? सवाल उठा क्या राइट, ज़रूरत उठाने की? क्या ज़रूरी थी कोविड के वैक्सीनेशन पे सवाल उठाने की? क्या ज़रूरी था हाँ, ये कोविड भी एक फैक्टर रहा क्योंकि अगर आप देखें रोहित तो यूपी की जो जनसंख्या है, वो शायद किसी यूरोप के देश से बड़ी है और अगर कोविड उस तरह से फैलती तो वहाँ मौत का तांडव हो सकता था। बिल्कुल। फिर भी वहाँ पे ये तो मतलब प्रशासन की मुस्तैदी तो रही ही, भगवान की कृपा भी रही कि वहाँ वो नुकसान नहीं होना चाहिए था जो हो सकता था। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जो नुकसान हुआ है वो भी तो होना चाहिए था। ये तो मतलब एक ऐसा क्राइसिस का टाइम था तो सबने उसपे वहाँ पे अपना अपना को खोया। फिर भी उसपे कोविड के टाइम का काम भी योगी जी के काम आया। और जहाँ तक हम बात कर रहे थे कांग्रेस की, जी हर बात पे नकारात्मकता फैलाना, हर बात पे सिर्फ विरोधी दल में है, सिर्फ इसीलिए विरोध करना, ये कोई मसला तो नहीं है। और मेरे ख्याल से तो 2014 से उन्होंने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा कुछ नहीं। और यही हाल रहा तो ये कहना तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2024 में और भी बुरा हाल होगा।
कुछ लोग बहुत ठोक बजा के बोल रहे थे कि भाई अब जो है योगी जी नहीं आएंगे। एक राणा साहब थे, मुनव्वर राणा साहब कह रहे थे हम छोड़ देंगे भाई, हम उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। उनको वो दिखे हाँ, नहीं है, सुबह मतलब से। सुबह से नहीं दिखे वो, ना ही अब पता नहीं, शायद। जी, जी, सुबह से कुछ पता नहीं चला। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो थे वो कह रहे थे कि भाई नाग रूपी आरएसएस और सांप रूपी बीजेपी को मैं नेवला बन के डस लूंगा एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो किसी का कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ है बात। अब जहां तक मुनव्वर राना साहब की बात है, अब उम्र दराज आदमी है, उनकी बातों को ज्यादा अब सीरियसली लेना भी नहीं चाहिए। हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अगर नाग रूपी आरएसएस और सांप रूपी बीजेपी थी, तो 5 साल से नेवला बन के क्यों नहीं खाए? सही। जब चुनाव के पहले ही क्यों उनको ये एहसास हुआ? और मेरे ख्याल से हाँ, अगर ये होता कि अगर शायद वो पहले चुनाव से पहले या फिर 1 2 3 साल पहले ये होता था, तो शायद फायदा हो जाता। बट ये तो टाइमिंग ही पूरी गलत थी। तो बीजेपी का साथ छोड़ने से किसी को कोई फायदा मिला नहीं। आंकड़े तो ये बताते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य आ रहे और 2 3 जिन 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 लोगों ने, जो कैबिनेट मंत्री भी थे, अब उनका नाम तो शायद मैं बता ना पाऊं, लेकिन मेरे ख्याल से 3 कैबिनेट मंत्री थे, जी। जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य थे, ओम प्रकाश राजभर तो फिलहाल वो गठबंधन गठबंधन में थे, उनको भी कुछ फायदा नहीं हुआ। तो बीजेपी से हटने का फायदा तो किसी को नहीं हुआ। अलबत्ता जो लोग बीजेपी में आए थे उन लोगों को फायदा हुआ, जो कांग्रेस से आए थे, चाहे वो जितिन प्रसाद हो, अदिति सिंह हो, आरपीएन सिंह हो। तो अब मेरे हिसाब से राजस्थान बचा है बस। हाँ, राजस्थान बचा है, और यही हाल रहे नेतृत्व का तो वो भी हाथ से जाएगा, बशर्ते वसुंधरा राजे सिंधिया जी। अब ये देखना पड़ेगा कि राजस्थान के चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होता है। अगर वसुंधरा राजे जी नहीं तो शायद कांग्रेस जीत जाएगी चुनाव। शायद हो सकता है, क्योंकि जब 2018 में भी जो चुनाव हुए थे, बीजेपी के हारने का एक बड़ा कारण वसुंधरा राजे सिंधिया ही थी, क्योंकि उनके अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी। तो और जब मेरे जाके। ख्याल से अगर ये जी, जी। राजस्थान की बात है, अशोक गहलोत के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी रहेगी। हाँ, अब ये देखना रहेगा, वो तो हम तभी विश्लेषण कर पाएंगे जब राजस्थान का चुनाव हो। गोवा के तो बारे में क्या उसके कहेंगे आप? गोवा के बारे में मुझे लगता था कि कांग्रेस वहां पे शायद बचा ले जाए अपने आप को, बट अगेन एग्जिट पोल वहां भी गलत साबित हुए। अब गोवा का ऐसा कुछ क्लियर पिक्चर तो आया नहीं है अभी तक। हो सकता है बीजेपी की सरकार बन जाए दूसरे दलों के साथ। और एक और टीम बात हम भूल रहे हैं, टीएमसी, जिन्होंने ये गोवा में खुद लड़ा था दो और सीटें उन्होंने जीती कैंपेन, सर। बट उसका भी कोई फायदा नहीं रहा। कोई फायदा नहीं है। और रही बात मणिपुर की, तो नॉर्थ ईस्ट जब से 2014 से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वहां पे फोकस रहा है। अगर आप वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को देख ले, या फिर अभी जो जिस तरह से उनको एक्सपोजर मिल रहा है, तो ये तो एक्सपेक्टेड था कि मणिपुर में मैंने आपको तो हम लोग जैसे बिल्कुल। मैंने बोला कि इस पे कोई दो राय नहीं है कि यूपी और उत्तराखंड और मणिपुर में बीजेपी ही जीतेगी। रही बात पंजाब की, तो हम सभी जानते हैं कि वहां पे तो बीजेपी एक स्ट्रांग पार्टी है नहीं। वैसे पंजाब का अगर मैं कहूँ तो अभी तक बीजेपी का जो चेहरा हुआ करता था पंजाब में वो गठबंधन के साथ था। लेकिन जी, इंडिविजुअली अभी जो अगर बीजेपी ने 2 सीटें भी जीती हैं, 3 भी जीती हैं, तो वो इंडिविजुअल तौर पे जीती। तो पकड़ जी, धीरे जी, धीरे जी। बन रही है। हाँ, पकड़ धीरे धीरे बन रही है। अगर आप देखेंगे, बीजेपी की स्थापना वैसे जनसंघ से ही हुई थी 1984 के बाद। उसके बाद से जब वो 2 सीट में थे, तब भी धीरे धीरे उनको पहले ये बोला गया कि ये सिर्फ हिंदी भाषियों की पार्टी है। जी बिल्कुल। फिर धीरे धीरे वहां पे वो पश्चिम भारत में, जैसे कि आप महाराष्ट्र हो गया या फिर गुजरात, वहां अपना पैर पसारने शुरू किए। उसके बाद अभी धीरे धीरे अगर आप देखेंगे, जैसे कि मैंने अभी हम जिक्र कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट का, वहां पे भी अब वो एक बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है। और इस परिप्रेक्ष्य में बात करूं, अगर पश्चिम बंगाल चुनाव के समय भी, जब वहां पे चुनाव हुए थे तमिलनाडु में, पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 सीटें आई। तो ऐसा नहीं है कि वो संघर्ष नहीं कर रहे हैं या फिर उनको सीटें नहीं आ रही है।
ये तो वक्त की बात है। अब ये वक्त ही बताएगा कि आगे दशा दशा और दिशा कहाँ जाती है। बट जहाँ तक पंजाब की बात है, अब तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे राजनीति की नई शुरुआत हो रही है। क्योंकि वहाँ पे आप अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, उन्होंने कांग्रेस को ही हटा के दिल्ली की सत्ता हासिल की थी, और यहाँ पे भी कांग्रेस को ही हटा के। तो उतना आसान रहा तो आसान नहीं होगी। और अनलाइक कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दूसरा ऐसा कोई नेता वहां पे नहीं है जो मोदी जी का काम आसान कर दे। तो टक्कर तो मिलेगी। तो जाते-जाते बस ये और एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अब क्या भविष्य क्या है? ख़ास तौर से अगर हम देखें तो आपका या फिर कांग्रेस का जो कुछ बहुत कम सीटें बची हुई हैं, इनका भविष्य क्या है? देखिए, भविष्य क्या है ये कोई नहीं जानता रोहित। हम सिर्फ विश्लेषण ही कर सकते हैं। और विश्ले जहाँ तक कांग्रेस की बात है, अगर वो ये साहस करते हैं कि नेतृत्व में परिवर्तन हो और वो अच्छे लोग, ग्रास रूट लोगों से जुड़े, तो रिजल्ट्स बेहतर हो सकते हैं। और रही बात आपकी, तो आप एक ऐसी टीम है, जैसे आपको 90s में शायद 96 का वर्ल्ड कप याद होगा, जी, जब श्रीलंका से किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि और वो लोग वर्ल्ड कप जीत वर्ल्ड के कप चले गए। कुछ ऐसा ही हुआ है। जी, जी, तो यहाँ से दे कैन जस्ट गो अप, यहाँ से ऊपर ही जा सकते हैं। हाँ, हालाँकि पंजाब को छोड़ के दूसरे स्टेट्स में उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। यूपी में उनका खाता नहीं खुला, उत्तराखंड में भी नहीं खुला, गोवा में शायद 2 सीट आई है। जो मैं फॉलो कर रहा था आज के ट्रेंड्स को। जी, तो जी, अब ये देखना पड़ेगा कि वो आने वाले चुनाव में उनका सबसे बड़ा टारगेट गुजरात होगा, कर्नाटका होंगे, और हो सकता है राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स भी हो, जहाँ पे अभी भी काफ़ी वक़्त बचा हुआ है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो जैसे कि मैंने कहा, वो तो अभी कम से कम 2029 तक तो प्रधानमंत्री बनने के सपने देख भी चुके होंगे केजरीवाल साहब, और उनको देखना भी चाहिए। और यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की, कि कोई भी आज अगर आप आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, सिद्धू को जिसने हराया वो एक मोबाइल शॉप में काम करते थे। जी, बिल्कुल। चरणजीत चन्नी जी को जिसने बात करा वो भी एक एक महिला बहुत ही छोटी वॉलंटियर जो थी, महिला वॉलंटियर। तो यही तो इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। कौन सोच सकता था कि भगवंत मान जी मुख्यमंत्री बनेंगे पंजाब के? थी। वैसे जहाँ तक लोगों से जुड़ने का सवाल है, प्रियंका गांधी ने बहुत काम किया है, लेकिन फिर भी उनको कुछ मिला नहीं। मतलब उन्होंने मेहनत जहाँ तक मेरी एनालिसिस है और मैंने उनको देखा है, उन्होंने बहुत मेहनत की है, मतलब वो ज़मीनी तौर पर सबसे मिलने गई है। क्या लगता है वो कमी कहाँ पे रही? अ, रोहित, जैसे कि आपने बताया, आपने खुद एनालाइज किया है क्योंकि आप खुद यूपी से हैं। तो हाँ, अगर जमीन से जुड़ के भी किया जा सकता तो शायद 2 सीटें तो नहीं आती। वही वही मेरा मतलब है, मतलब थोड़ा-सा ये शॉकिंग रहा मेरे को। ठीक है, मैं मानता हूँ कि जो मेन टक्कर थी वो समाजवादी पार्टी और भाजपा की। लेकिन जितना भी काम प्रियंका गांधी ने किया, मतलब मेरे हिसाब से तो शायद उसका 5% भी उनको फल नहीं मिला। मेरे ख्याल से 2019 की बात है जब उनको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। प्रभारी नहीं, आई थिंक जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। तब से ही वो वहाँ पे एक्टिव हैं। बट क्या वजह रही कि 2019 में राहुल गांधी अमेठी हारे? रायबरेली में सोनिया गांधी का वोट शेयर और वोट मार्जिन वो भी कम गया। तो या तो उनके एडवाइजर्स गलत हैं, या फिर वो खुद एनालाइज़ नहीं कर सकती, शायद ये एक वजह हो सकती है। हाँ, जहाँ तक आपने बोला है कि काम किया है, हाथरस जाके सिर्फ़ कैमरे के सामने रो लेना या फिर अ, झूठी तसल्ली देना, मुझे नहीं लगता कि इससे वोट बढ़ पाएँगे। और रोहित, हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया एक मिथ है। सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स होने का मतलब ये नहीं है कि आपको वोट में भी कन्वर्ट हो जाए। तो अभी हो सकता है कि उनको काम करना चाहिए, ये कोशिश तो जारी के रखनी चाहिए। अब ये देखना, उसके देर तो हमें इंतज़ार ही करना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। बहुत-बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ और आपका जो विश्लेषण था और आपकी जो आपने मैं तो कहूँगा जो आपकी भविष्यवाणी थी वो मतलब बिल्कुल सही दिशा में गई है और दोबारा से मिलते हैं सर आपसे। बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्ते। मुझे ये मंच प्रदान करने के लिए। आपसे बातें होती रहेंगी दूसरे-दूसरे टॉपिक्स पे, दूसरे-दूसरे विषयों पे।
हम बात करते रहेंगे और आपसे दर्शकों से जुड़ते रहेंगे। नमस्कार, जय नमस्कार। हिंद।